यह कहानी सच्ची है और उस दौर की है जब पंजाब में मिलिटेंसी हुआ करती थी। कुछ दिनों पहले G5 पर एक मूवी आती है जिसे केवल 48 घंटे के अंदर बैन कर दिया जाता है। सवाल ये है कि ये फिल्म इतनी जल्दी क्यों हटाई गई। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी है तो रुकिए, क्योंकि जो इस फिल्म में दिखाया है वो कोई 1990 का पुराना सीन नहीं है। NCRB और NHRC का डेटा बता रहा है कि ये पैटर्न आज भी चल रहा है। तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। 3 जुलाई 2026 एक फिल्म रिलीज होती है बिना किसी प्रमोशन के, अचानक से, चुपके से। 48 घंटे के अंदर इस फिल्म को गायब कर दिया जाता है, सिर्फ इंडिया से। ये फिल्म है सतलुज और इसमें कुछ भी फिक्शनल नहीं है। ये कहानी है एक आदमी की जिसने पंजाब पुलिस के हाथों 2000 से ज़्यादा लोगों की इलीगल क्रिमेशन एक्सपोज की थी और उसके लिए उनको अपनी जान भी देनी पड़ी। फिल्म का ओरिजिनल नाम था घल्लूघारा, जिसे बाद में पंजाब 95 किया गया। बाद में फिर इसका नाम चेंज होता है, उसको फिर सतलुज करा जाता है। इसके डायरेक्टर थे हनीत रेहान और इसके लीड रोल में दिलजीत दोसांझ। 2022 से ये फिल्म CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास अटकी हुई थी। बोर्ड ने डिमांड किया 127 कट्स, लेकिन मेकर्स ने मना कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि 3 साल तक ये फिल्म अटकी रही, थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। फिर 3 जुलाई 2026 को बिना कट्स के अपने ओरिजिनल अनकट फॉर्मेट में फिल्म G5 पर रिलीज होती है। नाम बदल के सतलुज कर दिया जाता है। 5 जुलाई को सिर्फ 2 दिन बाद G5 ने फिल्म इंडिया के कैटलॉग से ही हटा दिया। रीजंस दिया सिर्फ इतना कि करंट डेवलपमेंट्स, कोई स्पेसिफिक वजह नहीं बताई गई। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि सेम प्लेटफॉर्म पर द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द बंगाल फाइल्स, केरला स्टोरी 2, ये सब अब भी स्ट्रीम हो रही हैं। ये फिल्म्स पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं और इनमें से कई को क्रिटिक्स ने फैक्चुअली कंटेस्टेड भी बताया है। लेकिन सिर्फ एक फिल्म जो स्टेट वायलेंस के अगेंस्ट खड़ी हुई है, उसको स्ट्रीमिंग ऐप से हटाना जाना क्वेश्चंस खड़े करते हैं। यहाँ पहला सवाल ये है कि सेंसरशिप न्यूट्रल है या सेलेक्टिव। फिल्म बेस्ड है एक रियल इंसान पर। जसवंत सिंह खालरा अमृतसर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं। 1980-90 में पंजाब मिलिटेंसी के दौर में था और खालरा ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जिन्हें पुलिस उठाती थी कभी वापस नहीं आते थे। उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि आखिर इसका रीजन क्या है। उन्होंने क्रीमेटोरियम्स के फायरवुड परचेज रिकॉर्ड्स निकाले, क्योंकि हर बॉडी के लिए लगभग 300 केजी लकड़ी लगती थी। उन्होंने ये रिकॉर्ड्स अमृतसर म्यूनिसिपल कमेटी के डेथ रिकॉर्ड से मैच किए। रिजल्ट, उन्होंने पाया कि पट्टी, तरनतारन और दुर्गियाना मंदिर, इन 3 क्रिमेशन ग्राउंड्स पर अनआइडेंटिफाइड और अनक्लेम्ड बॉडीज की नंबर में अजीब स्पाइक्स हैं जो डिसअपियरेंस के डेट से मैच करती हैं। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में अकेले खालरा ने 2097 इलीगल क्रिमेशंस डॉक्यूमेंट की। बाद में रीवेरीफाई होने पर 2059 कन्फर्म हुई। जनवरी 95 में उन्होंने ये पब्लिक किया और 6 सितंबर 1995 को अपने घर के बाहर से उनको पंजाब पुलिस उठा लेती है। वो फिर कभी वापस नहीं आ पाते। 10 साल बाद 2005 में 6 पुलिस ऑफिसर्स कन्विक्ट हुए उनके मर्डर के लिए। 2007 में 4 लोगों की सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाई गई। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को NHRC को हैंडओवर किया। परमजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने NHRC को आर्टिकल 32 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसी पावर, ताकि NHRC सारे इशूज़ को एड्रेस कर सके। पर अक्टूबर 2006 में जब केस क्लोज हुआ, NHRC ने फैमिलीज को कंपनसेशन दे दी, लेकिन कोई रॉन्ग डूइंग एडमिट नहीं हुई, कोई परपिट्रेटर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल लिएबिलिटी फिक्स नहीं होती है। CBI ने भी 2097 एडमिटेड इलीगल क्रिमेशंस में से सिर्फ 30 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड किया। 1999 तक सिर्फ 12 कंक्लूड ही हुए थे। तो यहाँ आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत है। स्टेट एडमिट करती है मास रॉन्ग डूइंग, थोड़ा सा कंपनसेशन देती है, परपिट्रेटर्स आइडेंटिफाई नहीं करती, केस एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लोज हो जाता है। ये सिर्फ 1990 की बात होती तो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न आज भी चल रहा है। मार्च 2026 में लोकसभा में गवर्नमेंट ने खुद 25 मार्च 2026 तक के डेटा दिया कि पिछले 5 साल में 806 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ्स होती हैं और इनमें से सिर्फ एक केस में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, वो भी सिर्फ तमिलनाडु में।
NHRC ने 2010-11 से 2021-22 तक एवरेज 1700 प्लस कस्टोडियल डेथ केसेस को रजिस्टर्ड किया। अब ये ऑफिशियल नंबर्स हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की कहानी अलग होती है। जनवरी 2019 में यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने खुद इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा, यूपी में बढ़ती हुई एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टाइल डेथ्स पर कंसर्न जताते हुए। सेम महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी एनकाउंटर किलिंग्स की पैटर्न को सीरियस कंसिडरेशन की जरूरत वाला बताया। अब वापस आते हैं शुरुआत पे। जसवंत सिंह खाला ने जो एक्सपोज किया, स्टेट ने मास किलिंग्स एडमिट की, मिनिमल कंपेंसेशन दी, परपिट्रेटर्स आइडेंटिफाई नहीं किए, ये 1990 की बात है। आज 2026 में एनसीआरबी और एनएचआरसी का डेटा ये बता रहा है कि 806 कस्टोडियल डेथ में से सिर्फ एक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। स्ट्रक्चरली देखें तो ये वही स्टोरी है, सिर्फ डिकेड बदला हुआ दिखाई देता है। यहाँ सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए कि क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में इन्वॉल्व पुलिस पर्सनल को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या फिर उनको सज़ा जो मिल रही है वो लगभग ना के बराबर क्यों है? पुलिस पर्सनल की सज़ा की जगह सिर्फ ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है? सवाल ये भी है कि जब एक प्लेटफॉर्म किसी फिल्म को बिना रीज़न के बैन कर सकता है, जबकि दूसरी पॉलिटिकल चार्ज फिल्म्स फ्रीली अवेलेबल रहती हैं, तो क्या हमें स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंटली बताए कि किसी फिल्म को क्यों हटाया गया है? कमेंट में ज़रूर बताएं।